हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान का 11वां अध्याय विद्युत के बारे में। और हमने विद्युत इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था और इसी चैप्टर को हम आगे देखते हैं। तो हम कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? विद्युत विभवांतर के तक पढ़ चुके थे। और विद्युत विभवांतर के बाद एक प्रश्न था, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो देखिए देखिए दोस्तों, 1 वोल्ट होता क्या है? देखिए, यदि किसी विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाए तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। मतलब 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है। तो देखिए, इसमें बताया क्या गया है। जैसे मान लो कोई दो बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु ये रहा ए और दूसरा बिंदु है बी। और ये कहाँ पे स्थित है? विद्युत क्षेत्र के अंदर। कोई विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर ये दो बिंदु स्थित है। अगर इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो ये ए बिंदु है, इससे बी बिंदु तक यदि एक कूलाम आवेश, कितने कूलाम आवेश को? एक कूलाम आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो ले जाने में कितना कार्य करना पड़े? 1 जूल कार्य करना पड़े। तो उन इन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। यही 1 वोल्ट की परिभाषा है। आपको सिंपल सा याद रखना है कि यदि किसी किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वह उन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी कितना होता है? कितना होता है? इन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है। अब देखिए नोट, विभवांतर का मापन वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा। और विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा। तथा इसे सदैव समांतर क्रम में लगाते हैं। और विभवांतर को हमेशा परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। जबकि जो अमीटर था उसे किस क्रम में लगाते थे? श्रेणी क्रम में लगाते थे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। जबकि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हमने आपको आपको कोई असुविधा ना हो इसलिए वोल्ट मीटर और अमीटर की तुलना की है। तो देखिए, वोल्ट वोल्ट मीटर को किससे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? इस साइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जो अमीटर होता है उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पे ए लिखते हैं तो वो अमीटर कहलाएगा। और यहाँ वी लिखा हुआ हो तो समझ आना वह कौन सा मीटर है? वोल्ट मीटर है। तो देखो, वोल्ट मीटर का क्या कार्य है? वोल्टेज मापन का या विभवांतर मापन का। तो वोल्ट मीटर का क्या कार्य है? वोल्टेज का मापन करना या फिर विभवांतर का मापन करना। जबकि अमीटर का क्या कार्य है? धारा का मापन करने का कार्य है। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। जबकि अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तीसरा है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। जबकि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। उसके बाद देखिए, अब अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख। तो देखिए, यहाँ से आपसे डायरेक्ट कोई सिंबल दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये किसको प्रदर्शित करता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि विद्युत सेल को प्रदर्शित करने वाले प्रतीक को का चिन्ह बनाइए, या विद्युत सेल को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ये आरेख याद रखने हैं कि किस अवयव को किस तरह से व्यक्त किया जाएगा। तो देखो, पहला है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल का सिंबल कैसा है? ऐसा है। ठीक है। उसके बाद बैटरी या सेलों का संयोजन प्रदर्शित करना हो तो उसे कैसे किया जाएगा? इस रूप में। देखिए, यहाँ पे तो विद्युत सेल में तो यहाँ पे एक सिरा बड़ा है, एक छोटा सिरा है। तो बड़े वाले सिरे को प्लस और छोटे वाले सिरे को माइनस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और बैटरी में ऐसे बहुत सारे सिरे जुड़े हुए होते हैं। देखो, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला ये बड़ा वाला सिरा, ये दूसरा छोटा वाला सिरा, फिर ये पहला वाला सिरा, ये दूसरा छोटा वाला सिरा। तो ये जब ऐसे के बहुत सारे सिरे आपको दिखाई दें और यहाँ पे एक तरफ प्लस वाला एक तरफ माइनस दिखाई दे तो वो किसका सिंबल होता है?
बैटरी या संयोजन का। तीसरा है खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच। अगर कोई किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और तो उसमें कुंजी कैसे प्रदर्शित की जाएगी, ऐसे। और बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, और यदि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है मतलब कुंजी लगी हुई है, तो उसे किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, इस तरह से। अगर बंद है तो बीच में एक डॉट लगाते हैं और खुली है तो डॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डॉट नहीं दिख रहा है आपको, इस कुंजी में यहाँ पे डॉट दिख रहा है, मतलब ये बंद बंद कुंजी है, जबकि यहाँ पे डॉट नहीं है तो ये खुली कुंजी को प्रदर्शित कर रहा है। तार संधि, तार जुड़े हुए हों तो किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। इसका मतलब है कि तार यहाँ पे क्या हुई है, तारों की संधि हुई है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, मतलब वो एक तार ऐसे जा रहा है, यदि उसके ऊपर से दूसरा तार जा रहा है जो जुड़े हुए नहीं है, यहाँ पे जुड़ नहीं रहे, तो उसे किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है 7वें नंबर का विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, इस तरह से। किस तरह से, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। 8वां है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किस तरह से व्यक्त करोगे, इस तरह से व्यक्त किया जाता है प्रतिरोध को। 9वां है परिवर्ती प्रतिरोधक। परिवर्ती प्रतिरोधक को किस तरह से व्यक्त किया जाएगा, इस तरह से। प्रतिरोध का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर इस तरह से तीर वाला साइन लगाना है, तो वह किसको प्रदर्शित करेगा, परिवर्ती प्रतिरोध को। 10वां है धारा नियंत्रक। और धारा नियंत्रक प्रदर्शित करना हो तो इस तरह से प्रतिरोध का चिन्ह बनाकर इस तरह से तीर वाला चिन्ह लगाना है, या ऐसा दिखाई दे तो वह किसका को प्रदर्शित कर रहा है, धारा नियंत्रक को। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आममीटर किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से। और वोल्ट मीटर को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो समझ में आया, यहाँ तक आपको इतना ही ध्यान रखना है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एक ओम का नियम। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन या परिभाषा या पूछ सकता है एक या 2 नंबर के क्वेश्चन में कि ओम का नियम क्या है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि स्थिर रहे तो उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। अर्थात आपको सीधे रूप में याद रखना है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। यही ओम का नियम है। क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। इसे क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। और जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे लिखते हैं आर। ये आर क्या है, प्रतिरोध। इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है और इसे आर से व्यक्त कर देते हैं और ओम का नियम क्या बन जाता है, वी बराबर आई आर। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो उसमें धारा का मान भी बढ़ेगा, और या फिर जब आप धारा का मान बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, उत्पन्न विभवांतर भी बढ़ेगा। यही क्या है, ओम का नियम है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर, या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। यही क्या है, ओम का नियम है। जहां आर बराबर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जो आपको ये आर दिख रहा है, ये क्या है, एक नियतांक जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। आई प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करता है। तो ये जो आर दिख रहा है इसका कार्य क्या है कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का मतलब बैरियर का काम कौन करता है, यह प्रतिरोध करता है। और इसका मात्रक क्या होता है, ये इस तरह के साइन के द्वारा प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अतः ओम के नियम से तो आपने पढ़ा था कि ओम का नियम तो क्या कहता है, वी बराबर आई आर। और अगर यहाँ से अपन को इस प्रतिरोध का मान निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, आर बराबर वी अपॉन आई। मतलब विभवांतर में किसका भाग देना पड़ेगा, धारा का भाग देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, प्रतिरोध निकल के आ जाता है। तो अतः ओम के नियम से प्रतिरोध आर बराबर वी अपॉन आई, विभवांतर बटे धारा
होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ओम को परिभाषित कीजिए, मतलब एक ओम प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, या एक ओम की परिभाषा लिखिए तो क्या होगी। देखो, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उनके उसमें 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो देखो, अपन ने ऊपर फॉर्मूला भी देखा है कि R बराबर V अपॉन I होता है प्रतिरोध, और अपन को यहाँ पे R का मान कितना चाहिए, एक ओम चाहिए। और 1 ओम कब आएगा, जब यहाँ V का मान 1 वोल्ट रखें और धारा का मान 1 एम्पीयर रखें। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो तथा उसमें कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उन दोनों सिरों के मध्य उन दोनों सिरों के मध्य, जैसे ये दो सिरे थे, उनके मध्य कितना प्रतिरोध होगा, 1 ओम प्रतिरोध होगा। यही 1 ओम की परिभाषा है। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पर, अर्थात यदि दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें उस परिपथ में प्रवाहित धारा भी कितनी 1 एम्पर है, तो उन दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न प्रतिरोध भी कितना होगा, 1 ओम होगा। फिर यहाँ से आपसे ये V व I के मध्य का ग्राफ पूछा जा सकता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओम के नियम से विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ ग्राफ खींचिए, या फिर आपसे ऐसे ग्राफ देख के पूछ सकता है कि ये कौन से नियम को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखो, ये किस नियम को प्रदर्शित कर रहा है, ओम के नियम को। देखो, यहाँ पे एक्स की दिशा में मैंने धारा को प्रदर्शित किया है, और वाई वाई में किसको प्रदर्शित किया है, विभवांतर को प्रदर्शित किया है। तो देखो, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे धारा का मान को एक एक है, और यहाँ पे उस समय कितना वोल्ट विभवांतर है, 1 वोल्ट, तो इनके मध्य का ग्राफ ऐसा है। फिर जैसे मैंने धारा का मान बढ़ाया, यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ विभवांतर भी कितना हो गया, 2। तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ रहा है, उसी तरह विभवांतर का मान भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसे क्या, यही क्या है, ओम का नियम है। तो आपको कुल मिला के वी वाई के मध्य ये ग्राफ को याद रखना है, और ये जो लाइन आएगी वो किसको प्रदर्शित करेगी, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अर्थात वी ओ आई का ढाल किसको प्रदर्शित करता है, इसको बोला जाता है ढाल, थीटा, है ना। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, आर यानी प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो, V व I के मध्य सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ओम के नियम से V व I के मध्य कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है, तो सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। देखा भी है आपने किस तरह से प्राप्त हो रहा है। देखो, ये रहा, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि V व I के मध्य ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, जो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा बढ़ती है, विभवांतर रैखिक रूप से बढ़ता है। यही ओम का नियम है। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिवर्ती प्रतिरोध और एक ही धारा नियंत्रक। इन दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि परिवर्ती प्रतिरोध का कार्य क्या है और धारा नियंत्रक का कार्य क्या है, क्या होता है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि परिवर्ती प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, या धारा नियंत्रण का कार्य क्या होता है। तो देखिए, परिवर्ती प्रतिरोध होता क्या है, स्रोत की उल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परिवर्ती प्रतिरोध का मुख्य कार्य क्या है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने का। किसको, विद्युत धारा को नियंत्रित करने का। जबकि धारा नियंत्रक, देखिए, धारा नियंत्रक किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। और धारा नियंत्रक का कार्य क्या है, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने का। मतलब अगर परिपथ में प्रतिरोध को चेंज करना है, तो कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है, धारा नियंत्रक का। और अगर विद्युत धारा को नियंत्रित करना हो, तो परिवर्ती प्रतिरोध का। देखो,
होने में आपको कैसे लगेंगे यहाँ परिवर्ती प्रतिरोध। तो आप कहीं गलती ना कर दें कि यहाँ प्रतिरोध लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ना कर दें कि इसका कार्य प्रतिरोध को नियंत्रित करने का है, और जो आप धारा नियंत्रक है उसका कार्य आप धारा को नियंत्रित करने का कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। ये इनके कार्य इनके नामों से डिफाइन नहीं करना है आपको। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जहां भी परिवर्ती प्रतिरोध आ जाए उसका काम तो होगा धारा नियंत्रक को नियंत्रित करने का, और अगर धारा नियंत्रक का कार्य पूछे तो उसका काम होगा परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने का। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे नोट लगा के लिखा हुआ भी है कि परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का कार्य क्या है या इनमें मुख्य अंतर क्या है। तो स्रोत की उल्टता में बिना परिवर्तन किए धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करने का कार्य किसका है, परिवर्ती प्रतिरोध का है। ठीक है, और जबकि धारा नियंत्रक का कार्य क्या है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने की एक यह क्या है, एक युक्ति है। ठीक है, तो आपको इन दोनों के कार्य अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से इस साथ क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखिए, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं मुख्य रूप से। तो देखो, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई एल, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अनु पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो किन किन पर निर्भर करता है, एक तो करता है चालक की लंबाई पर, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और पदार्थ की जिससे वह बना हुआ है, जिस पदार्थ से तार बना हुआ है उस पर भी, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध के बारे में बताया गया है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो तो लंबाई के तो समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे पदार्थ की लंबाई या तार की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जबकि प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, या फिर जिसका क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और समीकरण एक और दो को किस रूप में लिख सकते हैं अपन, इस रूप में, मतलब कि आर डायरेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए के, मतलब लंबाई बढ़ने पर तो प्रतिरोध बढ़ेगा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के, तो एक नियतांक आता है, उस नेता को क्या लिखा जाता है, रो। क्या लिखा जाता है, रो। इस तरह से लिखते हैं, इसे बोला जाता है रो। जहां जहां रो चालक की प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां ये रो है, ये जो रो प्रदर्शित कर रहा है, ये रो, किसको इसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता। तो क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता, जबकि आर को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध, और इस रो को कहा जाता है प्रतिरोधकता। ठीक है, ये देखो, यहाँ रो आनुपातिक स्थिरांक है, मतलब क्या है, यहाँ पे रो आनुपातिक स्थिरांक होता है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिरोधकता रो है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या था, सिर्फ ओम था, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए, तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। उसके बाद देखिए, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। इसमें कहा गया है कि धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कैसी होती है, अत्यंत कम होती है। प्रतिरोधकता याद रखना, रो क्या होता है, अत्यंत कम होता है। कम होता है, जिसका परिसर 10 की घात -8 ओम मीटर से 10 की घात -6 ओम मीटर होता है। यह विद्युत की अच्छी चालक होती है।
जबकि कुचालक पदार्थों जैसे रबर तथा कांच आदि की प्रतिरोधकता 10 की घात 12 से 10 की घात 17 ओम मीटर होती है। प्रतिरोध R तथा प्रतिरोधकता रो दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखना है कि प्रतिरोध R और प्रतिरोधकता दोनों किससे प्रभावित होते हैं? तार में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा नोट देखिए, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होती है। तो याद रखना है कि जो मिश्र धातु होती है उसकी प्रतिरोधकता मतलब रो का मान उसका जो अवयवी धातु है जिससे वो बनी है क्या उसकी अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, जिस कारण से मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर उपचयन या दहन नहीं होता। तो याद रखना कि जो मिश्र धातुएं होती है उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? जिस तार से वह मिश्र धातु बनाई गई उनसे तो बहुत ज्यादा होती है तार। इस वजह से वह मिश्र धातु क्या होती है? अधिक ताप प्रभावित होने पर भी जलता नहीं है, मतलब पिघलता नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन। विद्युत विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विद्युत बल्बों में जो तंतु बना होता है वह ऐसा बल्ब के अंदर आपने ऐसा तंतु देखा होगा एक ऐसा, तो वह तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि विद्युत बल्बों में जो तंतु बना होता है वो किसका बनाया जाता है? मिश्र धातु का। वो मिश्र धातु कौन सी है? टंगस्टन होती है। अब क्वेश्चन था कि टंगस्टन का ही क्यों बनाया जाता है या उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता अधिक होने की वजह से वो आसानी से दहन नहीं होता। अर्थात टंगस्टन क्या है? टंगस्टन टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये मिश्र धातु होती है और मिश्र धातु होने की वजह से इसके प्रतिरोधकता का मान अधिक होता है, और जब भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होती है तब भी यह पिघलता नहीं है, इसका दहन नहीं हो पाता है, इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो नोट, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करोगे? आर से, और इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है। जबकि प्रतिरोधकता का साइन क्या होता है? रो। क्या होता है? रो। और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इन दोनों को अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको नोट लगा के इसे लिख दिया है ताकि आप एग्जाम टाइम पे अच्छे से रिवीजन कर सको। फिर देखिए, किसी विद्युत के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट जिसे V से प्रदर्शित करते हैं स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो आपको यहाँ क्या दे रखा है? पहले तो वह मान लिखना है जो आपको दिया गया है। देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, तंतु का प्रतिरोध R का मान दे रखा है 1200 ओम, और विभवांतर कितना दे रखा है? 220 वोल्ट, और आपसे क्या पूछा है? विद्युत धारा का मान पूछा है, ये पूछा है ना। तो आपको पता है कि ओम का नियम आपने पढ़ा है। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। ये होता है, ये लिखा हुआ है क्योंकि V बराबर IR होता है। और आपसे किसका मान पूछा है? I का मान। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I का मान पूछा है तो I कैसे ज्ञात करोगे? I का मान पूछा है तो I ऐसे कैसे लिखना है? और किसमें विभवांतर में किसका भाग देना है? इसको इधर लेके जाओगे तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके बट्टे में चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो ये देखो I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। अब I का मान निकालना है तो यहाँ V का मान लिख दो, कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। और ये देखो R का मान 1200 ओम दे रखा है। और जब इनको डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो निकल जाएंगे, और दो से डिवाइड करो तो ये 11 बार कटेगा, और 120 60 बार कटेगा। उसके बाद 60 का भाग 11 में दोगे तो कितना आएगा? 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है। तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 0.18 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, और यही इसका आंसर है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखो हम आपके लिए जो कोचिंग में पढ़ाते हैं बच्चों को टीचर, वो तो वहाँ कोचिंग वाले 2-2 3-3 हजार रुपए लेते हैं पढ़ाने के, फिर भी इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। मैं दावा कर रहा हूँ कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके 100 में से 100 नंबर दिलाने की गारंटी लेता हूँ मैं। अगर आपने अच्छे से विश्वास करके हमारे चैनल पर पढ़ाई की है तो आपके 100 में से 100 नंबर अवश्य आएंगे। और आपको मैं जब एग्जाम होगा तो इसका प्रूफ भी दूंगा कि
क्वेश्चन की लैंग्वेज तक भी चेंज नहीं हुई है। और इसी के लिए हमने एक और पहल स्टार्ट की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों वाली। तो प्लीज अगर आपको वो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसको तभी लेके आएंगे जब आपका हमारे प्रति पॉजिटिव थिंकिंग होगी या पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा। तो प्लीज अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीजों को चालू रखें तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए और हमारे व्यू भी बढ़वाइए। ठीक है दोस्तों, बाय।